स्टूडेंट्स, आज हम ज्यामिति से संबंधित कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। ये जो सामग्री है ये थ्योरेटिकल है, लेकिन विभिन्न एग्ज़ामों में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। इसलिए मैं इसे शीघ्रता के साथ पूर्ण करूँगा, जिससे कि आपको बोरियत महसूस ना हो, लेकिन जानकारी को भी ध्यान रखें। ज्यामिति जो है ये यूनानी शब्द जियोमेट्री से बना हुआ है। ज्यामिति को ज्योमेट्री कहते हैं, जियो शब्द से बना है। जियो और फिर क्या है, मैट्री है। तो जियो शब्द का जो यूनानी भाषा में अर्थ होता है वह पृथ्वी होता है। जियो का अर्थ क्या है, पृथ्वी है, और मेट्रिन का अर्थ है मापना। तो यहाँ पर यह संदर्भ लिया गया कि जो पृथ्वी में विभिन्न आकृतियाँ होती हैं, उन आकृतियों को किस प्रकार से मापन करना है या भूमि का मापन किस तरीके से करना है। क्योंकि जो ज्यामिति की रचनाएं हैं, ज्यामिति की जो संकल्पना है, यह आज की संकल्पना नहीं है, यह बहुत पुरातन है। मैंने ये जो सामग्री ली है, बड़े ही मेहनत के साथ ये सामग्री एकत्रित की है मैंने, इसलिए इसका ध्यान रखें और रुचिपूर्ण रहे, इसलिए कुछ इसको स्टोरी फॉर्म में जैसा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्राचीन काल में ज्यामिति रचनाओं का विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं, उनको धर्म से जोड़ें या फिर विभिन्न पूजा पाठ के प्रसंगों से जोड़ें, तो जब कभी भी वहाँ पर अग्निकुंड बनाए जाते थे जिनमें यज्ञ हवन आदि किया जाता था, वो जो अग्निकुंड हुआ करते थे उनमें मापन का, उनकी आकृति का एक विशेष महत्व था। उनका आकार, उनका क्षेत्रफल स्पष्ट होता था। इसी कारण से ज्यामिति का महत्व प्राचीन काल से है। अथर्ववेद में भी इसका जिक्र आता है, जहाँ पर यह जिक्र आता है श्रीयंत्र के नाम से। जैसे श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाही त्रिभुज अंतर्निहित हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो पूर्व ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उन सभी में ज्यामिति या विभिन्न ग्रंथों में ज्यामिति का, मापन का, क्षेत्रफल का महत्व रहा है, जिसके आधार पर ही समस्त कार्य किए जाते थे। ज्यामिति का उपयोग अधिकांशतः व्यवहारिक कार्यों के लिए ही किया गया तथा उसको एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में विकसित किया गया है। जब भी उपयोग था और अभी भी है। आगे हम देखते हैं जो ज्यामिति में जो रचनाएं किस प्रकार की हो जाती हैं, उन कथनों में अभिरुचि जिनको कि स्थापित किया गया है, सत्यता की जांच, तर्क एवं निगमन पर आधारित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी रचनाएं और ये आकृति हैं, यह किन्हीं विशेष नियमों के अंतर्गत, कुछ जो कथन हैं उनके अंतर्गत इनका मापन किया जाता है और इनको स्थापित किया गया है, और इनका निगमन किया जाता है। क्या मतलब है कि जो भी कथन कहे गए हैं, हम आगे भी आएंगे, यहाँ पर बहुत सारी बातें आएंगी, या जो निगमन किया गया है उन पर आधारित कोई सूत्र बने हैं, तो वो सूत्र ऐसे ही नहीं बन गए हैं एट रैंडम, यादृच्छिक रूप से। उनको कई आकृतियों में कई जगह पर उपयोग किया गया है, फिर वो बने हैं। यहाँ थेल्स जो हैं, जो थेल्स महोदय हैं, सबसे पहली ज्ञात उपपत्ति, प्रूफ प्रदान की है। किसने? थेल्स ने। इन्हीं के शिष्य हुए हैं पाइथागोरस, जिनका हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा समकोण त्रिभुज में या ट्रिग्नोमेट्री में उपयोग किया जाता है। तो थेल्स ने बात कही थी। प्रथम जो उपपत्ति है, प्रूफ है, वो थेल्स द्वारा दिया गया था। किसके संदर्भ में थी? यह थी वृत्त का व्यास। जो हम वृत्त का व्यास जानते हैं, वृत्त का व्यास जो है वो, उसकी जो उपपत्ति है वो थेल्स महोदय के द्वारा दी गई थी कि वृत्त का व्यास क्या करता है, वृत्त को समद्विभाजित करता है। यह जो
संकल्पना है, यह जो बात है, सबसे पहले थेल्स द्वारा बताई गई थी। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के गणितज्ञ के शिक्षक क्या थे? यूक्लिड ने गणित के ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना। यह मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर कभी आप ज्यामिति के इतिहास में जाएंगे तो पूर्ण विवरण नहीं भी पढ़ें तो हम ध्यान रखें, सर्वप्रथम इसमें थेल्स हुए हैं। थेल्स के जो शिष्य हैं आपके पाइथागोरस हैं। और मिस्र में एक और बहुत ही प्रसिद्ध गणित के शिक्षक हुए हैं जो हैं उन जिनका नाम क्या है? यूक्लिड। कई जो कुछ सिद्धांत हैं, उपपत्तियां हैं, इन पर आधारित है। यूक्लिड महोदय का काफ़ी गणित में योगदान है, तो वो अभी हम देखने का प्रयास करेंगे। ज्यामिति आधारित जो चर्चा है वो क्या है? जब कभी भी हम ज्यामिति की बात करते हैं तो ज्यामिति की जो मूलभूत संकल्पना है वो क्या है? बिंदु से आती है। क्या यहाँ से आती है? बिंदु, लाइन, तल, प्लेन, पृष्ठ, सरफेस की अवधारणाएं आती हैं। इनकी शुरुआत, इनकी संकल्पना कहाँ से हुई? आसपास की वस्तु से स्थापित की गई। आसपास की जो वस्तुएं, जो हम आकृतियां हमारे चारों ओर हमारे परिवेश में देखते हैं, वहां पर से ही इनकी स्टार्टिंग हुई है। जो ठोस या सॉलिड है, ठोस का आधार होता है, माप और स्थित होती है तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसकी जो परिसीमा है पृष्ठ सरफेस कहलाती है। पृष्ठों में सरफेस की परिसीमाएं वक्र, कर्व या सीधी रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं। मतलब जब कभी भी हम रेखाओं की बात करते हैं तो रेखाओं का जो अंतिम जो स्थान होता है उसे हम क्या करते हैं? गणित की भाषा में हम उसको पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ देखने का हमें प्रयास करना है कि जो यूक्लिड हैं, यूक्लिड ने ज्यामितीय कथनों को अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में परिभाषित किया, जिससे बिंदु, रेखा इत्यादि सुस्पष्ट हुए। मीन्स ये जो विभिन्न ज्यामितीय मूलभूत रचनाएं थीं, इनको किस तरीके से परिभाषित किया जाए, इन्हें बोला क्या जाए, तो इनको सबसे पहले यूक्लिड महोदय ने ही इनको सबसे प्रथम परिभाषित किया था। उनकी पुस्तक का नाम था एलिमेंट्स। ध्यान रखना है क्या परिभाषित किया। देखिए, बिंदु को हम सामान्य रूप से जानते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछ ले, कभी कभी ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह के प्रश्न कि बिंदु की परिभाषा क्या है। तो बिंदु क्या है? जिसे हम बोलते हैं पॉइंट्स, तो वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु क्या है? वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। रेखा, लाइन, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। जब कभी भी रेखा को परिभाषित करना हो, हम रेखा को जानते हैं, हम उसका विभिन्न आकृतियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर परिभाषित करने की बात आए तो बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो रेखा क्या है, या जिसे हम लाइन कहते हैं, वो क्या है? चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट स्थित है। इस तरह की बहुत ही देखिए मूलभूत बातें हैं। एक पृष्ठ क्या है? कोई पृष्ठ पूछे तो पृष्ठ क्या है? जिसे सरफेस कहते हैं। एक पृष्ठ सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे, जिसे हम एज कहते हैं, रेखाएं होती हैं। यहीं पर यह समतल पृष्ठ, प्लेन सरफेस किसे कहते हैं हम? ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। इस प्रकार यूक्लिड महोदय का ये जो मूलभूत आकृतियां हैं, मूलभूत जो रचनाओं की परिभाषाएं देने में बहुत बड़ा योगदान है। यूक्लिड ने परिभाषाओं को देते हुए कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य हैं। उन्होंने इनको दो वर्गों में विभाजित किया। ये वर्ग थे कौन से? अभिगृहित एक्जिम्स और दूसरी थी अभिधारणाएं, पोस्टुलेट्स। मैंने इसीलिए यहाँ पर नोट लगा रखा है, और ये सामग्री बड़ी ही मैंने सार्वगर्भित और बड़ी ही मेहनत से बनाई है।
यहाँ पर समझने की कोशिश करें। कई बार एग्जाम्स में भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं, साथ में साक्षात्कार वगैरह में भी कई बार प्रश्न एक गणित शिक्षक होने के नाते जब हम गणित शिक्षक के लिए कोई साक्षात्कार देने जाए उसमें पूछ लिए जाते हैं, फिर उस समय पर हमको दिक्कत आती है। तो ये समझने की कोशिश करें कि जो यूक्लिड ने ही इन्हें क्या किया था, दो वर्गों में विभाजित किया था। कौन सा? अभिगृहित, जिसे हम एक्जिम्स कहते हैं, और दूसरा है अभिधारणाएं, पोस्टुलेट्स। क्या आधार था इनका? यूक्लिड ने परिभाषाओं को देते हुए कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य थे। मतलब हैं तो कल्पनाएं, क्योंकि गणित की बहुत सारी जो रचनाएं होती कल्पना आधारित होती हैं। क्योंकि गणित में हम पढ़ते ही हैं कि गणित जब तक मूर्त रूप में नहीं आती, जबकि हम उसकी शुरुआत अमूर्त से ना करें, क्योंकि अमूर्तता आएगी उसके बाद में ही वह मूर्त होगी। तो ये क्या है कि इसलिए क्या है, ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी और सत्य थी। इन्हीं पर आधारित जो भी ये कल्पनाएं थी, इनको क्या दो उसमें विभाजित किया गया है। एक है आपके अपगृहित, दूसरी है अवधारणाएं। अब देखें ये हैं क्या, इनको बड़ा ही आपको अपन को स्पष्टता समझने की कोशिश करना है, और फास्ट भी करेंगे। कभी आपको समय मिले तो इन्हें बड़े ही आराम से रखिएगा। ये मान लीजिए कि ये बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही मेहनत वाली सामग्री है। अभिधारणाएं किसे कहते हैं? जिसे हम पोस्टुलेट्स कहते हैं, किसे कहते हैं अभिधारणा? हमको ये समझने का प्रयास करना है। तो उन्होंने, यूक्लिड महोदय ने अभिधारणाओं को क्या कहा? उन्होंने अभिधारणा, पोस्टुलेट्स शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित है। अभिधारणा किससे संबंधित है? विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं, जिन्हें प्रायः अपगृहित एक्जिम्स कहा गया। देखिएगा इसे कि जो सामान्य अवधारणाएं हैं उन्हें एक्जिम्स कहा गया, अपगृहित कहा गया, लेकिन जो ज्यामिति से संबंधित है, कल्पनाओं के लिए जो विशिष्ट रूप से उपयोग की गई, वो क्या कहलाई आपकी? वह क्या कहलाई? वह आपकी अभिधारणाएं कहलाई। ऐसी कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया जाता है और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। क्या चीज है यहाँ पर? यह जो हम अध्ययन कर रहे हैं अभिगृहित, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि अभिगृहित क्या है। अभिगृहित क्या है? ऐसी कल्पनाएं थे जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। क्या है? यूक्लिड महोदय की कुछ अपगृहितियां क्या हैं? यूक्लिड महोदय की कुछ अपगृहितियां, जिसे हम एक्जिम्स कहते हैं, क्या है? देखिए, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखिए, इनके कथन पढ़ने के बाद हमें बहुत बड़ा संदेह होगा, लेकिन अभी आप इनको समझें, फिर जब हम इनको उदाहरणों के द्वारा समझेंगे या किसी ज्यामितीय रचनाओं से समझेंगे तो आपको ये दिखेंगे कि हाँ, इनका उपयोग किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। अभी सिर्फ इनको आप पढ़ें और गंभीरता से इनके बारे में सोचें। दूसरी अपगृहित क्या है? यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। रचनाओं के संदर्भ में इसकी कल्पना करें आप कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। थर्ड अपगृहित है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। फिर क्या है? नेक्स्ट जो अपगृहित है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब क्या होता है? जिसे हम इंग्लिश में कोइंसाइड कहते हैं, वही यहाँ पर मतलब है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। फिफ्थ जो आपके अपगृहित है वो देखिए, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह भी एक अपगृहित है। सिक्स्थ अपगृहित है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। सातवीं अपगृहित है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। क्या है? एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये जो सारी अपगृहितियां हैं लिखे कथन के उसमें हैं। हमें ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये थ्योरेटिकल, लेकिन बहुत ही आवश्यक है। शीघ्रता में इसलिए कर रहा हूं कि आपके पास इस सामग्री का संकलन हो जाए, लेकिन आप इसको आराम से पढ़िएगा। मैं तो सिर्फ शीघ्रता इसलिए कर रहा हूं कि आपके पास करेक्शन हो जाए और आपको ऐसा लगे नहीं कि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। आगे आप देखिए, ये सामान्य अवधारणाएं किसी प्रकार के परिमाणों, मैग्नीट्यूड्स के संदर्भ में कही गई हैं। पहली सामान्य अवधारणा को समतलीय आकृतियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो और
इस आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि अब अवगृहितियों के संदर्भ में इस जो उदाहरण दिया हुआ है इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपने जो वो देख ली, क्या कहते हैं, अवगृहितियां। इसी प्रकार से क्या है, ये बहुत सारी क्या है, अभिधारणाएं हैं। इन्हें भी हम फटाफट समझने का प्रयास करते हैं, जितनी हो सकती हैं देखते हैं। यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं हैं जिसे पोस्टुलेट्स कहते हैं। क्या है, अभिधारणा 1, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। ये आप डिस्क्रिप्शन को आराम से देखिए, मैं तो सिर्फ आपको अवधारणा बता देता हूँ। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, पहली अवधारणा है। दूसरी अवधारणा यहीं पर देखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें अपगृहित क्या आ गई, अपगृहित क्या हुए, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि पहले हम ये देख चुके हैं कि यूक्लिड महोदय ने अपगृहित और अभिधारणा को साथ साथ बताने का प्रयास किया था कि भाई इनको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। तो कई बार अभिधारणा के अंतर्गत भी आपको अपगृहितियां देखने को मिलेंगी। अब इसका विशेष डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसके बारे में अभी हम नहीं जाएंगे। मैं तो आपको डायरेक्ट अभिधारणा बता देता हूँ, फिर कभी इसका होगा तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे। दूसरी अभिधारणा क्या है, एक शांत रेखा। शांत रेखा का मतलब क्या है, जिसे टर्मिनेटेड लाइन कहते हैं। एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं, एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। नोट में देख लीजिए, ध्यान रखने वाली बात है, जिसे हम आजकल रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहते हैं उसे यूक्लिड ने शांत रेखा कहा। बहुत ही देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे हम रेखाखंड कहते हैं। वैसे भी हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो रेखाखंड है उसकी क्या होती है, उसकी एक निश्चित लंबाई होती है। उसे आप जितनी लंबाई दी हुई है उसकी सीमा वहीं तक ही है, इसीलिए उसे बोलेंगे एक शांत रेखा। क्या है ये, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा को क्या कर सकते हैं आप, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जिसे हम आजकल रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहते हैं उसे यूक्लिड ने क्या कहा, शांत रेखा कहा है। तो ये ध्यान रखना है कि लाइन सेगमेंट का जो कंसेप्ट है वो शांत रेखा से जुड़ा हुआ है। आगे देखें, जो आपकी अवधारणा है, तीसरी अवधारणा क्या है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्या बोल रहे, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। शब्दों पर ध्यान दें, किसी को केंद्र मानकर। वृत्त की परिभाषा भी तो यही होती है कि आप क्या करेंगे, कोई एक आपकी जो केंद्र होगा, केंद्र से एक निश्चित दूरी होगी और वो निश्चित दूरी को परितः आप घुमा दें तो आपका क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गया, अभी तक किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा 4 क्या है, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभिधारणा 5 है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण, जिसे क्या बोलते हैं आप, इंटीरियर एंगल्स, इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह 2 समकोणों से कम होता है। तो ये भी देखिए, ये भले ही अवधारणा बड़ी है लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आ जाएगी। इसके लिए इसीलिए मैंने एक उदाहरण भी लिया हुआ, देखिए रेखा PQ, जो आपकी रेखा है, रेखा PQ क्या है, रेखाओं AB और CD पर इस प्रकार गिरती हैं। कल्पना करें, रेखा एक PQ आपने ली और यह रेखा PQ रेखा AB और CD पर इस प्रकार गिरती है। मीन्स आप AB और CD को समानांतर बना लें, मन में कल्पना करें, और PQ इस पर गिरती है तो क्या होगा, गिरती है तो क्या हो जाएगा, अतः अंतःकोणों क्या हो जाएगा, अंतःकोणों और अंतःकोणों 1 और 2 का योग जो कि PQ के बाईं ओर स्थित है, 180 से कम है, अतः रेखाएं AB और CD अंततः PQ के बाईं ओर प्रतिच्छेद करेंगी। ये वही है जो हम आकृतियों में करते हैं कि जब कोई 2 समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा
प्रतिच्छेद करती है तो जो अंतःकोण बनती है, उसकी संकल्पना को देखिए अभिधारणा के माध्यम से ही यूक्लिड महोदय ने बताने के प्रयास किया है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए चित्र में देख लें, इसका चित्र मैंने इसलिए बना दिया है कि किसी भी तरीके का संदेह नहीं हो, ये बड़े आराम से इसको समझ लें। आगे इसी का दिया हुआ कि अभिधारणा एवं अपगृहित दोनों पदों को एक दूसरे के लिए एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में अभिधारणा एक क्रिया वर्ब है। अभिधारणा क्या है? एक क्रिया वर्ब है। जब हम अभिधारणा करें कहते हैं, अर्थ होता है विश्व में प्रेक्षित परिघटना और फिनोमिना के आधार पर कुछ कथन कहें। इसकी सत्यता मान्यता की जांच बाद में की जाती है। यदि वह सत्य है तो उसे अभिधारणा के रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है। कहने का मतलब यह है, बड़ी ही देखिए स्पष्ट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अभिधारणा वो है कि यदि आप उसे वह क्रियान्वित हो रही है, वर्ब फॉर्म में है, तो वह आपकी अभिधारणा है। आप सामान्य रूप से यह भी इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर यूक्लिड ने अपनी अभिधारणाओं और अपगृहीतों का प्रयोग अन्य परिणामों को सिद्ध करने में किया। इन परिणामों का प्रयोग करके उन्होंने निगमनात्मक, जिसे आप डिडक्टिव चीजें कहते हैं, निगमनात्मक तर्कण डिडक्टिव रीजनिंग द्वारा कुछ और परिणामों को सिद्ध किया। जिन कथनों को सिद्ध किया वे साध्य प्रपोजिशन, देखिए नई बात आ गई, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये कि जिसे आप प्रपोजिशंस कहते हैं, साध्य कहते हैं, वो भी किस पर आधारित है? आपके अभिधारणाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? अभिधारणाओं पर आधारित है। क्योंकि अभिधारणा भी आपने एक मिनट पहले देखी कि अभिधारणा वह है जब हम कोई जो सिद्धांत हैं, जो हमारे कल्पना में कथित सिद्धांत है, जब हम उनका क्रिया रूप में उपयोग करते हैं तब वो क्या बनते हैं? आपके अभिधारणा बनते हैं। और उन्हीं पर आगे देखिए करते हुए देखें, आपके डिडक्टिव रीजनिंग द्वारा कुछ और परिणामों को सिद्ध किया जाता है। जिन कथनों को सिद्ध किया वे क्या हो जाते हैं? साध्य बन जाते हैं, प्रपोजिशंस या प्रमेय थ्योरम कहलाते हैं। क्या? साध्य, प्रपोजिशंस या प्रमेय थ्योरम कहलाती है। यहाँ से आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। देखिए, आपने पहले देखा अभिगृहित किसे कहते हैं, फिर आपने देखा अभिधारणा किसे कहते हैं, फिर यहाँ पर आपको मिला साध्य किसे कहते हैं, फिर आपको मिला प्रमेय किसे कहते हैं। इसलिए मिला कि ये सामग्री थ्योरेटिकल है, लेकिन बड़ी मेहनत से मैंने इसको इकट्ठा करने का प्रयास किया है। यूक्लिड ने अपनी अपगृहीतों, अभिधारणाओं, परिभाषाओं, सिद्ध प्रमेयों का प्रयोग करके तर्क श्रृंखला सहित साध्य, निगमित या क्या किए हैं? डिडक्ट किए हैं। जो भी मतलब इन्होंने क्या किया है, जो भी अपगृहीतियां हैं, अभिधारणाएं हैं, परिभाषाएं हैं, सिद्ध प्रमेयों का प्रयोग करके तर्क श्रृंखला सहित साध्य निगमित किए हैं। मीन जो भी कथन हैं, जो सिद्धांत हुए हैं, उनको